Dear students, welcome back. Current Affairs September 2023. Yes, कई मेरे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर क्या आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं इस सीरीज को। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना कि देश और दुनिया में हो क्या रहा है और वो पॉलिटिकल साइंस से कैसे अटैच होता है। ये दो इसके एम हैं। तो चलिए, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होता है। लेट अस बिगिन। ऑफ कोर्स अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं वीकली बनाऊं, फोर्टनाइटली बनाऊं, लेकिन एक महीने में जो कुछ भी हुआ है मैंने आपके लिए पेपर से नोट किया है, जॉट डाउन किया है, उस पर थोड़ी बहुत रिसर्च की है और आपके सामने है जो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले 30-40 मिनट्स में। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर के थ्रू जानने की कोशिश करें करंट अफेयर को, दो इंफॉर्मेशन। ये पहली बार है कि दो बैचेज एक साथ रन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी हैवी फॉर मी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ दो बैचेस को गाइड करने की। एक जो है CUET PG24 के लिए है, जिसकी एग्जाम सरप्राइजिंगली NTA ने प्रिपोन करके मार्च 24 में कर दिया। आई डोंट नो व्हाई। उसके चलते 1 अक्टूबर से ये बैच अभी शुरू हो रही है और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इस पे इन्फो वीडियो भी है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपको मेल करना है पॉल साइंस हेल्प, ये इजी है याद रखना, @gmail। इस पे जो है आपको मेल करना है। क्या करना है? अपना नेम, टेलीग्राम ID एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर, फिर आगे आपको गाइड किया जाएगा। दूसरी जो बैच है वो UGC नेट दिसंबर 23 साइकिल के लिए। इसमें सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, SSB उड़ीसा, RPSC, PhD सभी के लिए एक तरह का कंबाइंड है। ऑफ कोर्स द फोकस इज ऑन UGC नेट 23 साइकिल। इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, इसको भी आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले चल रहा है, लेकिन इसमें न्यू मेंबर जब ज्वाइन करते हैं और मेरे किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, तो ब्यूटीफुल इसमें फीचर ये है इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने से कि नए मेंबर को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि पहले के जितनी टेस्ट पेपर हैं वो बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो PDF फॉर्म में भी रहती है टेस्ट पेपर के, और जितने भी सेशन हुए हैं, जो क्लासेस हुए हैं, वो लाइव जो उस समय हुए थे वो रिकॉर्डेड हैं, आप उसको सुन सकते हैं। तो आपको नुकसान क्या है? जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उसको कोई भी नुकसान नहीं, उनको सारा कुछ और जितनी मटेरियल ग्रुप में शेयर हुई है वो तो उनको मिल ही जाता है। आपको नुकसान केवल समय का है कि आपको इन सारी चीज़ों को कम टाइम में करना है, लेकिन चूंकि आपने देर से ज्वाइन किया है वो तो होना ही है, लेकिन अदरवाइज आप में और जो पहले ज्वाइन करते हैं उनके फैसिलिटीज में कोई फर्क ग्रुप नहीं करता है। सो यू कैन ज्वाइन एट एनी टाइम। और यदि आप रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, बुक गाइड ढूंढ रहे हैं, तो इससे अच्छी जो यहाँ पे दी गई है हो नहीं सकती एग्जाम के लिए। यहाँ इनका डायरेक्ट लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अब आइए हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पिछले महीने में कैसा दिखता है। मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इन द रिसेंटली हेल्ड G20 समिट इन सितंबर 2023, हम लोग सब जानते हैं दिल्ली में हुआ था, विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज मेड वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द G20। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को G20 का 21वां मेंबर बनाया गया, वो कौन था? यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, आप पॉज कर लीजिए, अपना गेस कीजिए और फिर यहाँ देखिए क्या सही है। सही है अफ्रीकन यूनियन। इससे रिलेटेड आपको यह पता होना चाहिए कि G20 में केवल 19 कंट्री हैं, नेशन केवल 19 ही हैं। जो 20वां है वो EU था और अब 21वां जो है AU हो गया है, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। तो 19 कंट्री, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। विच आर द बिग 4 डेवलपिंग कंट्री विच विल चेयर द G20 फ्रॉम 22 से 25। मतलब कि 4 जो बड़े डेवलपिंग कंट्री हैं वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं G20 के 2022 से लेके 2025, 22, 23, 24, 25। वो 4 कंट्री कौन है? मैं सीधा इसका जवाब दे रहा हूं। इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। सबसे पहले देखिए, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट था पिछले साल, इंडिया है इस साल, ब्राजील अगले साल और साउथ अफ्रीका उसके बाद। आप यहां देख सकते हैं कि एक सिंबॉलिक जो है बैटन, जैसे रेसर एक दूसरे को स्प्रिंटर देते हैं, उसी तरीके से मोदी जी एक सिंबॉलिक जो है बैटन G20 का हैंडओवर कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील लूला ड सिल्वा को, यहाँ पे न्यू दिल्ली में। तो अब अगली जो G20 की बैठक होगी वो होगी ब्राजील में, और उसके बाद जो 2025 में होगी वो होगी साउथ अफ्रीका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि डेवलपिंग कंट्री लीडरशिप लगातार 4 सालों तक यदि G20 की करती है तो एक आपको पता है कि G20 एक फोरम है जहां पे ये फाइनेंशियल, इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, इन सब के बातों को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि ये कोई जियो पॉलिटिकल फोरम है नहीं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी चर्चा होती है। लेकिन तो उसकी कमान जो है इस फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट चेंज के बातचीत की वर्ल्ड लेवल पे यदि होती है डेवलपिंग कंट्री के हाथों में, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी आवाज जो है वो विश्व स्तर पे सुनी जाएगी। Recently, which major Western country speaker of the Legislative House stirred a big controversy by praising a Nazi fighter? अभी हुआ क्या कि एक कंट्री, अब उसका नाम तो चलिए यहाँ पे है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके उनके स्पीकर ने अपने कंट्री में एक जो नाजी फाइटर थे, नाजी के तरफ से लड़े थे, उनकी उन्होंने बहुत बुरी बुरी प्रशंसा कर दी। अब आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हिटलर के नाजी रूल को कितना हेट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने नरसंहार किया था यहूदियों का। इसके अलावा कोई भी जो है उसकी प्रेज नहीं कर सकता है लिबरल वर्ल्ड में। और ये करने वाले जो एक तरह से अपराध करने वाले जो हैं कनाडा के हाउस के, मतलब लेजिस्लेटिव हाउस जो है उसके स्पीकर हैं। इनका नाम यहाँ देख सकते हैं, एंथोनी रोटा। और रोटा को आप यहाँ पे बोलते हुए सुन सकते हैं, और इसकी पूरी जो थोड़ी बहुत स्टोरी है यहाँ पे दी गई है। इससे जो है काफ़ी कनाडा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये उनका दूसरा एक तरह से फॉक्स पास हुआ। इसके पहले इंडिया को लेके कि उन्होंने खालिस्तानी वहाँ पे उग्रवादी को इंडियन एजेंट ने मरवाया, इसको लेकर के भी खासा कनाडा एक तरीके से कंट्रोवर्सी में पड़ा, और इंडिया और कनाडा के बीच में जो है रिलेशन थोड़े खराब हुए। नॉट ओनली दैट, G20 में जो कनाडा के ट्रूडो आए थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जिस तरह से यहाँ बिहेव किया, उनकी फ्लाइट जिस तरह से डिले हुई, जैसे उन्होंने होटल में अपना कमरा बदला एंड ऑल, वो सभी कुछ जो है बहुत अनईजी एक इंडिया कनाडा के रिलेशन को शो करता है। और एक अनईजी प्राइम मिनिस्टर एक बड़े कंट्री के, लिबरल कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को भी शो करता है। हु इज नॉट वन ऑफ द फाइव आईज अलायंस? अब ये फाइव आई अलायंस जो है अभी चर्चा में आ गया इंडिया कनाडा के तानातानी के बीच में। ये फाइव आई अलायंस है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है, एक 5 कंट्री का ग्रुप है, 5, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जो आपस में इंटेलिजेंस, स्पाई इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब ये क्यों चर्चा में आया? तो इसके तो मेंबर इंडिया तो बिल्कुल नहीं है, बाकी ये है और न्यूजीलैंड भी है। ये तभी आया चर्चा में जब इंडिया और कनाडा में इस बात को लेकर थोड़ी टेंशन हो गई, जो मैंने अभी कहा कि निज्जर जो एक उग्रवादी माने जाते थे, खालिस्तानी, उनकी वहाँ मर्डर हुई। कनाडा ने ये चार्ज लगाया कि इंडियन जो स्टेट एजेंट हैं उसके मर्डर में शामिल हैं, और इसको लेकर के इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो है वो खराब होने लगे। और वहाँ पे अमेरिका जो है कनाडा के बचाव में आता हुआ दिखा कि हम तो 5 आई अलायंस के मेंबर हैं, तो यदि कनाडा अपनी कोई इस तरह की गुप्त रिपोर्ट शेयर करता है तो फिर उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। नागार्नो काराबाख जो है एक ऐसा डिस्प्यूटेड रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि ये किस दो कंट्री के बीच में? ये ना पिछले 4-5 सालों से या 10 सालों से हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये स्टूडेंट को हेल्प भी करता रहा है यदि उन्होंने पढ़ा है, या परेशान भी करता रहा है। ये उसका फोटो है नागार्नो काराबाख का। ये अजरबैजान के सीमा से सटा हुआ है, बगल में अर्मेनिया है। ये दो अलग अलग कंट्री हैं। इस पे इतना डिस्प्यूट हुआ कि ये जो एरिया है इसको एक अलग, जैसे ताइवान के जैसा इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट यहाँ डिक्लेयर कर दिया गया। उसको जो है उसका नाम भी दिया गया, उसका दिया गया आर्तक्स, या कैसे पढ़ सकते हैं, आर्तक्स, आर्टसक। तो ये जो है रिपब्लिक ऑफ नागर्नो काराबाख इसको डिक्लेयर किया गया। लेकिन अभी क्या हुआ कि अजरबैजान ने एक बहुत मेजर इस पे ऑफेंसिव किया, लड़ाई किया, और इसको जीत लिया। अब एकदम पूरी तरीके से उसको जीत लिया। तो वहाँ पे जो सरकार थी वो भंग कर दी गई, और कुछ दिनों में ये अजरबैजान में मिल जाएगा। और इसके साथ ही ये जो 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 द्वंद्व है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, शायद ये खत्म हो जाना चाहिए। तो ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। इससे आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आर्तसक जो है वो रिपब्लिक कहाँ पे था, क्या था, और कैसे वो सीज हो गया, मतलब खत्म हो गई। हु इज द स्पीकर ऑफ यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? इस जनाब को आप यहां देख सकते हैं, इनका नाम है केविन मैकार्थी। ये एक रिपब्लिकन लीडर है। ये बहुत सारे निगेटिव कारणों से अभी न्यूज में है। एक तो इन्होंने कोशिश की जो बाइडेन पे अभियोग, महाभियोग चलाने की, इम्पीचमेंट मोशन, उसका कुछ खास हुआ नहीं।
देखिए वहाँ पे जो दो हाउस हैं, जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा है, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो वहाँ के लोअर हाउस है, जिसमें मेंबर चुन के डायरेक्टली आते हैं, और एक अपर हाउस है सीनेट, उसमें भी मेंबर डायरेक्टली चुन के आते हैं। ध्यान रखिए वो इंडिया की तरह नहीं है, वहाँ पे सीनेटर भी चुन के आते हैं। जो अपर हाउस है सीनेट, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। चूंकि अमेरिका में स्टेट्स बहुत पावरफुल हैं, तो सीनेट जो है वो इंडिया के राज्यसभा की तरह नहीं है, वो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल अपर चैम्बर है। अब यहां हम बात कर रहे हैं लोअर चैम्बर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, जिसके स्पीकर जैसे लोकसभा स्पीकर होते हैं, तो आप समझ लिए अमेरिका के ये लोकसभा स्पीकर हैं केविन मैकार्थी। एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसा इंडिया में या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हो ही नहीं सकता कि लोकसभा का स्पीकर जो है वो विरोधी पार्टी का हो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है लोकसभा में, वही सरकार बनाती है। लेकिन चूंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां पे ऐसा पॉसिबल है कि जो वहां की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें मेजोरिटी रिपब्लिकन का हो और प्रेसिडेंट जो कि डायरेक्टली चुना जाता है वो डेमोक्रेट हो। यही अभी वहां पे हो रही है। यदि ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट और हाउस के बीच में तानातानी संभव है, क्योंकि हाउस जो है किसी दूसरे पार्टी के द्वारा डोमिनेटेड है। लेकिन वो डोमिनेशन बहुत हल्का सा है, 4-5 मेंबर से ही ज्यादा जो है रिपब्लिकन वहां पे मेजोरिटी में है। सीनेट में तो एक हल्की सी मेजोरिटी डेमोक्रेट की है। अब यहां हुआ क्या कंट्रोवर्सी कि एक तो इन्होंने जो बाइडेन के ऊपर महाभियोग लगाने की कोशिश की, जो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरा, वहां पे आप बार बार यदि आप फॉलो करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, तो आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका का गवर्नमेंट फिर शट डाउन हो जाएगा 1 अक्टूबर से, मतलब कल से शट डाउन हो जाता है। शट डाउन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की जो फंड है वो यहाँ पे जो कांग्रेस, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस और अपर हाउस सीनेट, इन दोनों को मिला के वहां कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस मतलब जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट कहलाती है संसद, वहां कांग्रेस कहलाता है। मत समझिए कांग्रेस कोई पार्टी का नाम है। तो जो कांग्रेस है वहां के पार्लियामेंट है, उसने कहा था कि आप इसको कट करो, टैक्स को कट करो, खर्चे कम करो। लेकिन वो उतना तो कर नहीं सकते हैं, अमेरिका के भी काफ़ी सारे वेलफेयर मेजर्स हैं, ऑल खर्चे हैं। तो उसके चलते ताना तानी हुआ कांग्रेस में और गवर्नमेंट में, और ये हुआ कि हम आपको जो है ट्रेजी से पैसा नहीं निकाले देंगे, क्योंकि इंडिया की तरह वहां भी जो है जब तक कि पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी आपका बजट नहीं होगा। इंडिया में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसी की पार्लियामेंट में मेजोरिटी होती है, तो संसद ऐसा नहीं कर सकता कि बजट को मतलब आप पास ना करो। लेकिन वहां कर सकता है, क्योंकि वहां पे सरकार से वो अलग है। और ऐसे केस में सरकार को खर्चे मिलने बंद हो जाएंगे तो वो बंद हो जाएगी। कुछ दिनों के लिए सरकारी ऑफिस वहां बंद भी हो जाते हैं, उससे बहुत सारे जो है डिसरप्शन होते हैं। लेकिन ऐसी कोई जनजीवन अस्त व्यस्त ज्यादा नहीं होती, क्योंकि सरकार का रोल ही जो है जनजीवन में बहुत कम हो गया है। इसको गवर्नमेंट की शटडाउन कहते हैं। अभी केविन मैकार्थी जो है इसलिए बहुत न्यूज में आ गए, क्योंकि उन्होंने जो बाइडेन के साथ या डेमोक्रेट के साथ एक समझौता कर लिया और हाउस ने कुछ अप्रूव कर दिया, जिससे कि शटडाउन रुक गया। अब इनके पार्टी वाले ही इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने तो हमें धोखा दिया, ये तो हमें शटडाउन कर ही देना था, और आप चूंकि मिल गए हैं डेमोक्रेट्स तो आपको हटा देंगे। इन दो कारणों से केविन मैकार्थी जो है अभी न्यूज में आ गए। अब ये जो न्यूज है यही इंडिया कनाडा के बीच में इरिटेंट बना हुआ है कुछ दिनों से। चीफ इरिटेंट इन द इंडिया कनाडा टेंशन इज, तो ये जो टेंशन है ये सिख एक्सट्रीमिज्म इन कनाडा है। हुआ यह है कि आपको पता है 1985 में सबसे जो दर्दनाक टेररिस्ट घटना इंडिया के लिए हुई है, वो हमारा एयर इंडिया का एक प्लेन था, उसका नाम था कनिष्का, उसमें 350 से अधिक पैसेंजर थे। उसको जो है बॉम्ब से उड़ा दिया गया था पैसिफिक ओशन के ऊपर, और पूरा बिखर गया था। बहुत उसके कुछ पर्चे पर्चे भी नहीं मिले, ऐसा हुआ। और वो उस समय से जो है सिख उग्रवाद वहां पे जो है हमेशा हावी रहा है। उसके पॉलिटिकल कारणों से, चूंकि वो बहुत बड़े वोट बैंक बन गए हैं, वहां की जो गवर्नमेंट होती है वो उनको नजरअंदाज करती है, अपनी आंखें मूंद लेती है। इससे इंडिया को खासा नाराजगी होता है। ट्रूडो भी वही काम कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, वहां पे जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट थे हरदीप सिंह निज्जर, उनकी हत्या हुई। और कनाडा ने सीधे सीधे इंडिया पे आरोप लगा दिया कि आपने अपने स्टेट एजेंट से उनको मरवा दिया है, जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, दिस है दैट है, हमारे इंटरनल मामले में हस्तक्षेप है एंड ऑल। इसको लेकर के काफी तानातानी इंडिया और कनाडा में हो गई। इंडिया ने यहां तक कि अपना वीसा भी कैनेडियन सिटीजन के लिए बंद कर दिया। दोनों ने एक एक राजनयिक को वापस लौटा दिया। और अमेरिका से भी इंडिया का अनईजी टाइप का हो गया, क्योंकि वो 5 आई अलायंस के चलते अमेरिका भी बीच में कूद पड़ा कि हम भी कनाडा को एक तरह से सपोर्ट करते हैं। ये सारी घटनाएं जो है वो सिख उग्रवाद के वहां पनपने के चलते हुई। अब इस जेंटलमैन को देखिए, मैं पूछ रहा हूं हु इज क्वीन गैंग। अब क्वीन गैंग जो है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर होते थे, लेकिन इनको चाइना ने हटा दिया। बड़ा क्यूरियस रीजन था।
कि ये अमेरिका में काफ़ी दिन रहे थे, वहाँ उन्होंने किसी अमेरिकन सिटीजन से शादी की लेडी से, और वहाँ उनके बच्चे हो गए, वो सेक्रेट था, शायद उन्होंने खबर नहीं किया चाइना को। इन सब के चलते, एक पर्सनल कंट्रोवर्सी के चलते उनको फॉरेन मिनिस्टर से हटा दिया गया, इसलिए वो एक्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना हो गए। विच कंट्री रिसेंटली बैक ट्रैक्ट ऑन नेट जीरो टारगेट ऑफ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। अब देखिए, पूरी दुनिया जो है वो 2050 तक, यहाँ पे मतलब अभी से समझिए करीब और 30 साल रख लीजिए, 28 साल तक कार्बन नेट न्यूट्रल होना चाहते हैं। नेट जीरो का मतलब है कि जितना कार्बन से उत्सर्जन होगा, इमिशन, उतना ही सिंक होगा। तो आप जीरो जो है, इफेक्टिवली आप कार्बन जो है इमिट एटमॉस्फेयर में जीरो करोगे, मतलब स्टेबल हो जाएगा। ये टारगेट यूके ने भी लिया था, इंडिया ने भी लिया। ऑफ कोर्स इंडिया 2070 तक शायद करने की कोशिश कर रहा है, हर कंट्री अलग अलग टाइम में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी यूके एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और ऋषि सुनाक जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम बहुत सारे जो हमारे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का जो हमारा था कमिटमेंट, उसे हम बैक ट्रैक कर रहे हैं। मतलब फॉसिल फ्यूल को जो ख़त्म करना है, गैस को ख़त्म करना है, पेट्रोल और डीजल कार को ख़त्म करना है, उन सबको हम नहीं करेंगे। ये देखिए, ये जो टेंशन है, एक तरफ ये सब चीज़ें सस्ती हैं, कोल सस्ता है, गैस और पेट्रोल, और न्यू एनर्जी पे जाना जो है थोड़ा महंगा भी होता है, लोगों को अनकंफर्टेबल भी होता है। इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाने की बहुत ज़रूरत है। इंडिया में भी आपको पता है कि 15 साल में डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी को स्क्रैप करने की है, लेकिन उससे लोगों को परेशानी भी होती है। मतलब एक तरफ जो है आप ग्रीन के तरफ जाते हो, दूसरी तरफ इससे इसका जो कॉस्ट होता है वो कौन वहन करता है, और जो इकोनॉमी पे आपका जो नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए। इन दोनों के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। तो वो कंट्री है यूके, जिन्होंने कि बीच का रास्ता निकालते हुए बहुत सारे अपने नेट जीरो टारगेट जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो 2015 में हुए थे, उससे वो पीछे हट गए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात यह है कि अमेरिका भी 2017 में पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से पीछे हट चुका है, जब वहां पे ट्रंप थे। आप में से कई को पता होगा कि चाइना में अभी हैंगजोउ में एशियाड गेम हो रहा है। मैं भी उसको देख रहा हूं और बहुत प्राउड फील कर रहा हूं, क्योंकि ये पहली बार कई दशकों में होगा जब इंडिया मेडल टैली में हो सकता है कि चौथे पोजीशन पे आ जाए। और आपको लगता होगा चौथा होना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए बड़ी बात है कि अभी तक पिछले कई एशियाड में हम 7th या 8th पोजीशन पे रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि हमसे ऊपर कौन कंट्री रहते हैं, तो चाइना, साउथ कोरिया, जापान तो रहते ही हैं फर्स्ट 1 2 3, लेकिन हमसे ऊपर ईरान, उज्बेकिस्तान, ताइवान एंड थाईलैंड भी कई बार हमसे ऊपर हो जाता है। इस बार इंडियन कंटिजेंट बहुत जोर लगा रही है। अभी तक हम चौथे पोजीशन में बने हुए हैं, मतलब कि चाइना, साउथ कोरिया, जापान के बाद। और यदि ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा अगले 5 दिनों तक, तो हम चौथे पोजीशन पे होंगे। वो एक ऐतिहासिक घटना होगी। तब हमारा अगला कदम होगा कि हम जापान को पीछे छोड़ के या साउथ कोरिया को पीछे छोड़ के सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे आए। लेट अस सी कैसा रहता है। आप भी जरूर एशियाड देखिए। आज एथलेटिक्स के काफ़ी सारे मैचेज हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं पूछ रहा हूं कि ये कैवां एशियाड गेम है? ये 19वां है, 19th। व्हाट इज L69 ग्रुप? ये L69 ग्रुप अभी जो है चर्चा में आ गया, जब जयशंकर यूनाइटेड स्टेट में जो यूएन की बैठक में भाग लेने गए, वहां पे L69 ग्रुपिंग की बात चली है। L69 क्या है मैं पूछ रहा हूं। तो ये 69 डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। इंडिया उसका वो वन ऑफ द लीडर है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ आप G4 ग्रुपिंग भी जान लीजिए, G77 भी जान लीजिए। ये सब जो है, G4 जो है वो 4 कंट्री जो वाई करते हैं परमानेंट मेंबर बनने के सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया के साथ में साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, जापान है एंड साउथ अफ्रीका है। ये सब जो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी बने, उनका एक ग्रुपिंग है। हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2023 इन मालदीव? मालदीव हमारा एक छोटा सा द्वीप है लक्षद्वीप के पास में, और वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है। तो हमें जानना चाहिए कि वहाँ कौन प्रेसिडेंट बने हैं। ये 4 ऑप्शन हैं। अभी कोई बना नहीं है, नन ऑफ द, क्योंकि एक राउंड का वहाँ पे मुकाबला हुआ है। उसमें जो फर्स्ट 2 कैंडिडेट होते हैं, टॉप 2, उनके बीच में फिर सेकेंड राउंड होता है। इसको कहते हैं, इस तरह के जो 2 राउंड में वोटिंग होती है उसको सेकेंड बैलेट या रन ऑफ वोटिंग सिस्टम कहते हैं।
फ्रांस भी अपने प्रेसिडेंट के लिए ऐसा अपनाता है, ब्राजील अपनाता है और कई और कंट्री भी ऐसा अपनाती है। उसमें पहले राउंड में, दोनों राउंड में एफपीटीपी होती है, जैसे हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट होता है। फर्स्ट राउंड में यदि किसी को 51% वोट नहीं आया तो जो टॉप 2 कैंडिडेट होते हैं वो फिर से, जो केवल टॉप 2 कैंडिडेट के बीच में सेकंड राउंड की वोटिंग होती है। चूंकि 2 ही कैंडिडेट सेकंड राउंड में होते हैं तो किसी एक को 51 तो आना है ही, और उसके बाद होती है। अभी के जो यहाँ प्रेसिडेंट हैं वो मोहम्मद सोली हैं, और उनको मुझे याद नहीं इसमें से कौन इनको जो है फाइट दे रहा है, लेकिन दो के बीच में फाइट हो रही है। जो इनकी पॉलिटी है मालदीव की वो भी जानना चाहिए, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। मालदीव में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जहां प्रेसिडेंट अमेरिका की तरह हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही हैं। और ये जो है वो डायरेक्ट वोट से चुना जाता है, 5 साल का टर्म होता है, और 2 टर्म के लिए मतलब मैक्सिमम 10 साल ही वहां प्रेसिडेंट हो सकते हैं। हु इज द हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? ये हम लोग के लिए बहुत प्राउड की बात है कि एक इंडियन अभी वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है, और उनका नाम है अजय बंगा। आप यहाँ देख सकते हैं, वैसे ये काफ़ी सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का चेयरपर्सन एक इंडियन है। इब्सा ग्रुपिंग क्या है, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, ये भी कई जगह पूछा जाता है। ये 3 जो कंट्री है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जो बिग 3 डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी G20 के लगातार ये प्रेसिडेंट भी रहेंगे। आपको पता है ये 23 में, ये 24, एक 25 में, और ये साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए ये इब्सा ग्रुपिंग बनी है। ये 2003 में बनी थी, इसके बारे में यहाँ पढ़ लीजिए। हु वॉन मेंस चैंपियनशिप 2023 इन US ओपन इन लॉन टेनिस? अब आपको पता है कि साल में 4 जो टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, उसको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। पहला साल में शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में, फिर मई में जो है या जून में फ्रेंच ओपन होता है, उसके अगस्त में USA ओपन होता है, अमेरिकन ओपन भी कह सकते हैं, और बीच में जो है जून के लास्ट में विंबलडन वो ग्रास पे, और सभी अलग अलग सरफेस पे खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन एंड US ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन लाल बजरे पे होता है, मतलब मिट्टी पे, और विंबलडन जो है हरे हरे घास पे होती है। इन 4 को जीतने वाले जो होते हैं खिलाड़ी, उनको सबसे बड़ा तगमा मिलता है, वो ग्रैंड स्लैम विनर कहलाते हैं। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि US ओपन जो लॉन टेनिस था, इस बार का जो US ओपन जो थी ग्रैंड स्लैम, वो किसने जीता? और उसको जीतने वाले ये खिलाड़ी हैं, इनका नाम है नोवाक जोकोविक। सर्बिया के हैं, मुझे लगता है ये सर्बिया के होंगे। सर्बिया एक समय जिसको आप यूगोस्लाविया के नाम से जानते हैं, अब तो 6 कंट्री में है। उसकी जो मेन जो सर्बिया जहाँ कैपिटल थी, वो अब अलग कंट्री है सर्बिया के नेम से, जो उसकी यूगोस्लाविया का पहले एक पार्ट था। अब ये देखिए, जो ये प्लेयर हैं नोवाक, ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ये हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। कैन यू बिलीव? मतलब 4 एक साल में होते हैं, ऐसा समझिए कि लगातार कोई 6 साल तक सारे जीत ले तो 24 होगा। कितनी बड़ी बात है ये। और इससे पहले मार्गरेट कोर्ट नाम की एक लेडी टेनिस प्लेयर जो है, वो उन्होंने 24 जीता था, लेकिन उस समय में थोड़ी दूसरी तरह की सिस्टम थी, इतना कंपिटिटिव नहीं था। और एक समय में लोग कहते थे कि राफेल नडाल जिन्होंने शायद 22 जीता था, उससे तो ज़्यादा कोई जीत ही नहीं सकता है, लेकिन इसने उनको भी 2 से पीछे छोड़ दिया, और अभी भी ये स्ट्रांगली जा रहे हैं। जबकि इसके साथ ही जो राफेल नडाल एंड जो स्विट्जरलैंड के फेडरर, वो सब जो है लगभग रिटायर जैसे हो चुके हैं। तो हम लोग सबको लगता है कि अब इनको पीछे छोड़ना कई दशकों तक संभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ COP28 टू बी हेल्ड इन दुबई लेटर इन दिस ईयर? अभी अब होगा 1-2 महीने में, शायद नवंबर में। COP28 मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये पार्टी कौन है? जिन्होंने UNFCCC साइन किया था। कब ये साइन किया था? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये साइन किया था रियो क्लाइमेट अर्थ समिट 1992 के टाइम में। और तब से हर साल ये सारे जो साइनिंग पार्टी हैं वो मिलते हैं, जिसमें नेशन, स्टेट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, और वो क्लाइमेट चेंज पे चर्चा करते हैं। अभी तक उसकी 27 बैठक हो चुकी है। 27वीं जो है वो इजिप्ट शर्म अल शेख में हुई थी पिछले साल। इस साल की दुबई में हो रही है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है COP28 के? उनका नाम है सुल्तान अल जाबर। सुल्तान अल जाबर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत न्यूज़ में आ गए, क्योंकि वो अबू धाबी, जो यूनाइटेड अरब अमीरात की जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उसके वो CEO भी हैं।
तो इस पे ये क्वेश्चन उठा कि जो खुद तेल कंपनी का सीईओ है उसको कैसे आप क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस है उसका सीईओ बना देते हैं। लेकिन उसके बाद से कंसियसली ही इज ट्राइंग लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसे नेट जीरो होगा एंड ऑल। आज भी पेपर में उनका बयान आया है, वो काफ़ी एक्टिव हैं और वो कहते हैं कि तेल कंपनी को ही ये जिम्मा लेना होगा कि नेट जीरो जो है 2050 तक दुनिया पहुंचे। सुल्तान अल जाबर। What is IMEC in the context of recently held G20 summit? G20 समिट में एक इम्पॉर्टेंट जो इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू था वो आईमेक था। आईमेक का फुल फॉर्म यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आप जानते हैं कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो BRI के नाम से बनी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना की, जिसके अंदर में जैसे कि इंडिया पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड ऑल बनी है, वो कितना इंडिया को कितना तरह से वो कमजोर बनाता है, एक तरीके से इंसर्कल करता है। तो इसलिए यदि इंडिया इस तरह के इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट होते हुए सीधा यूरोप चला जाएगा, यहाँ पे पोर्ट बनेंगे, रोड बनेंगे, मतलब एक कॉरिडोर का मतलब क्या होता है कि इंडिया और यूरोप के बीच में समझिए कि इतना आसानी से जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, गुड्स एंड सर्विसेज, खास करके गुड जो है कैरी ओवर हो सकता है, उस कॉरिडोर फास्ट मूव कर सकते हैं। तो ये होने से जो है इंडिया को काफ़ी फायदा है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। Which country faced one of the severe earthquake in the month of September? सितंबर में दो दर्दनाक जो है नेचुरल कैलामिटीज हुई और दोनों एक तरह से मिडिल ईस्ट में हुई। पहला मैं यहाँ कह रहा हूँ मोरक्को जो है उसमें भयानक जो है वो अर्थक्वेक आया, और ये टर्की के बाद एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक था मोरक्को में। आप यहाँ देख सकते हैं क्या विध्वंस हुआ है। उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ कि दो विध्वंस हुए हैं, मतलब नेचुरल कैलामिटी, उसमें दूसरा लीबिया में हुआ। वो भी अफ्रीकन कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीका एकदम टिप पे, जो मेडिटेरियन सी के टिप पे, साउथ ऑफ यूरोप। और वहाँ पे जो है बहुत ज़बरदस्त जो है फ्लड आया, वो डैम के बहने से आया, डैम टूटने से आया, और उससे जो विभीषिका हुई है उसका एक सीन यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाटो जो है अपनी सबसे बड़ी लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है कोल्ड वॉर के टाइम से, पहली बार। उस नेक्स्ट ईयर होगा, बहुत सारे कंट्री में कर रहा है, ईस्टर्न कंट्री में भी कर रहा है, लिथुआनिया में भी कर रहा है, और बहुत सारे और कंट्री में। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर। अब यहाँ पे जो नाम मैंने दिया है ये सब नाटो के पुराने एक्सरसाइज है, नॉर्दर्न वेडिंग, एबल आकर एक्सरसाइज, रिफॉर्जर, ये सब पहले इन्होंने एक्सरसाइज किए हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किंग जॉन्ग उन, इनको तो आप जरूर अब तक जान गए उनके नाम से, किंग जॉन्ग उन, एक विजिट किया उन्होंने एक कंट्री का, और वो भी ट्रेन से किया। वो कंट्री कौन थी जहां उन्होंने विजिट किया? बहुत रेयर होती है कि नॉर्थ कोरिया जो एकदम से एक तरह का, आप समझिए कि वो छिपा हुआ एक किंगडम है, वो क्या करता है बहुत कम उसके बारे में जानकारी होती है, वहाँ प्रेस भी फ्री नहीं है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, और एक डिक्टेटर है जिसको लगता है कि वहाँ की जनता तो बहुत पसंद करती है लेकिन दुनिया उसके बारे में बहुत कम जानती है। वो अभी उन्होंने ट्रेन पकड़ी। ये भी बहुत अजीब बात थी कि लोगों का ये कहना था कि ये ट्रेन पूरा बुलेट प्रूफ है, वो एयरप्लेन से नहीं चढ़ते, उनको घबराहट होती है, वो केवल ट्रेन से चलते हैं। और घंटों घंटों के जर्नी के बाद वो रसिया पहुंचे, पुतिन से आप देख सकते हैं यहाँ मिले। तो इससे भी दुनिया खासी, जो लिबरल वर्ल्ड है वो थोड़ा घबराया हुआ है कि नॉर्थ कोरिया, चाइना और रसिया मिल के पता नहीं क्या गुल खिला दें। तो इससे अमेरिका और उनके वेस्टर्न एलाइज काफ़ी अनईजी फील कर रहे हैं। तो ये है कंट्री रसिया जहां किम जोंग उन ने विजिट किया ट्रेन से। हु वॉज महिसा अमीनी? अब इस लेडी को जरूर हमें थोड़ा वक्त देके याद करना चाहिए। लगभग 1 साल हो गया है। इसी साल, पिछले साल, ईरान में एक भूचाल आया इनके मृत्यु से। हुआ ये कि इन्होंने जो है सर पे स्कार्फ, मतलब जो हिजाब होता है, वो नहीं बांधा था। वहां की मोरल पुलिस ने उनको पकड़ लिया, जेल में रखा, वहां उनकी डेथ हो गई। इससे पूरे पूरे ईरान में जो नो हिजाब मूवमेंट चला, वो एक ऐसा विशाल रूप ले लिया कि ईरान की सरकार तक जो है बहुत सख्ते में आ गई और हिल गई। वैसे सरकार ने उसको बहुत सख्ती से दबा दिया, लेकिन फिर भी वो अभी भी वो विस्फोट इधर उधर चलता रहता है। सो मैं पूछ रहा हूँ, हु वाज महसा अमीनी? तो यंग ईरानियन वुमेन हुज डेथ ड्यू टू नॉट वियरिंग हेड का स्कार्फ और रिजल्टेड इनटू ए बिग मूवमेंट इन इराक। नो इराक, सॉरी ईरान, ये गलत। ओके, सो महसा अमीनी को हम लोग याद करते हैं, जिनकी मृत्यु जो है उसने स्पार्क किया एक मूवमेंट। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? इस तरह ये तो याद रखना है, बस मेमोरी है।
और ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आप लोगो देख सकते हैं। कई जगह एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू द लास्ट एंड फोर्थ सुपर मून ऑफ दिस ईयर? ये जो सुपर मून होता है वो कब होता है? जब मून अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के जो चलती है उसमें सबसे करीब यदि अर्थ के आ जाती है तो बहुत ज्यादा बड़ा सा जो है एबनॉर्मल मून हमें एकदम सुपर चमकता दिखता है। इस साल ऐसा जो सुपर मून 4 बार आया और लास्ट जो है उसको हार्वेस्ट मून कहा गया। और अभी वो दिखा है कब? 29 सितंबर को, फ्राइडे को ये दिखी है। Which US president had made human right as a big plank? होगा, ब्लैंक नहीं होगा, प्लैंक मतलब एक अपना ह्यूमन राइट को उन्होंने एक बेसिस बनाया फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव का। क्या उनका नाम है? मैं यहाँ 4 नाम दे रहा हूँ। उनका नाम है बहुत हैंडसम लुकिंग प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। कई लोग इंडिया में भी इनको उस समय काफी पसंद करते थे। जिमी कार्टर जो है वो अभी भी जीवित हैं और देखिए कितने प्रफुल्लित दिख रहे हैं। अभी वो 99 ईयर के हो गए हैं। उन्होंने अपना 99th बर्थडे मनाया। परहैप्स ये उनकी पत्नी है या और कोई लेडी है, आई डोंट नो कि पत्नी है, लेकिन आप जिमी कार्टर को देख सकते हैं। इनके फेस में कितनी परिवर्तन आया है वो तो नेचुरल है, बट इट इज सो हैप्पी लुकिंग। और देख के इतनी खुशी हो रही है कि जिमी कार्टर अभी भी हेल्दी, हर्टी एंड हैप्पी दिख रहे हैं। जिमी कार्टर जिन्होंने ह्यूमन राइट को अपना बिग प्लैंक बनाया था। ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु वाज द यूएस प्रेसिडेंट जिन्होंने ह्यूमन राइट को अपना जो है एक बिग प्लैंक बनाया था फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव के लिए। Who is the only person to decline the Nobel Peace Prize? आज तक किसी ने भी नोबेल पीस प्राइज को डिक्लाइन नहीं किया, ठुकराया नहीं है। और वो ठुकराने वाले ये जेंटलमैन है, इनका नाम है ली डक थो। ली डक थो जो है वो वियतनाम के एक लड़ाकू भी थे, डिप्लोमैट भी थे, एक ऑफिसर थे, कह लीजिए एक नेता भी थे, जिन्होंने कि हेनरी किसिंजर के साथ, हेनरी किसिंजर को आप यहाँ देख सकते हैं, ये यूएस के उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जिसको आप फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। उनके साथ 1974 में इन्होंने पेरिस पीस अकॉर्ड किया था, जिसके थ्रू जो है वियतनाम वॉर में युद्ध विराम हुआ था। इसके लिए नोबेल कमेटी ने इन दोनों को उस साल का पीस प्राइज दिया, जो इतना कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि उसके बाद भी लड़ाई चलती रही और पूरी दुनिया सकते में थी कि जो इतनी विभीषिका लाए, दोनों वॉर के लिए एक तरह से रिस्पॉन्सिबल थे, उनको पीस प्राइज का क्या मतलब होता है। और इस पे इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि ली डक थो ने वो प्राइज को छोड़ दिया और वो गए ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक शांति रियली बहाल नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। और किसिंगर तो शर्म के मारे उस प्राइज को लेने नहीं गए और 5 में से 3 कमिटी मेंबर जिन्होंने डिसाइड किया उन्होंने रिजाइन कर दिया इस इशू पे। आज हम लोग क्यों ये बातें कर रहे हैं? क्योंकि इनकी 50वीं सालगिरह है इस अजीब से घटना की जिसने नोबेल पीस प्राइज को हिला के रख दिया था। टोटल फियास्को मार्क नोबेल पीस प्राइज, ये कहानी अभी आज के न्यूज़पेपर में निकल रही है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं। और इसलिए भी कि ली डक थो के बारे में कई एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज द ओनली पर्सन टू डिक्लाइन द नोबेल पीस प्राइज। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि पेरिस पीस अकॉर्ड दोनों के बीच में कब हुआ था। हेनरी किसिंगर के बारे में तो इतने क्वेश्चन पॉल साइंस डोमेन में पूछे जाते हैं कि ही इज नोन फॉर हिज शटल डिप्लोमेसी। शटल डिप्लोमेसी ये था कि जब अरब इजराइल वॉर हुआ था 1973 में, तो हेनरी किसिंगर जो है चाय पीते थे इजिप्ट में और लंच करते थे इजराइल में, और इस तरह से वो शटल करके जो है सभी कंट्री के बीच में, अरब इजराइल के बीच में उन्होंने शांति स्थापित करने की कोशिश की थी, हेनरी किसिंजर। अब आइए हम इंडिया के न्यूज को देखते हैं। यदि अब तक आप थकने लगे हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैंने नोट तो सारा किया है, ऑफ कोर्स टाइम नहीं मिला था नरेट करने का, इसलिए वीडियो लंबा भी हो रहा है। Which monument in India has now been declared as 42nd UNESCO World Heritage Site? ये इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस हेरिटेज साइट को देख सकते हैं। ये है होयसला टेम्पल। होयसला 10 to 14 सेंचुरी के बीच में कर्नाटका में होयसला एम्पायर था और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनाए थे एक विशिष्ट स्टाइल में, जिसको अभी जो है अब ये यूनेस्को का 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो इसकी रख रखाव के लिए यूनाइटेड नेशन खर्चा उठाता है और काफ़ी टूरिस्ट जो है आना शुरू हो जाते हैं जैसे ही वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम आता है। तो वहाँ की इकोनॉमी को भी बहुत बूस्ट होता है, वहाँ के लोग बहुत लाभान्वित होते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? इस व्यक्ति को जरूर हमें नमन करना चाहिए। ये है MS स्वामीनाथन। यहाँ दो बार आ गया है तो कोई बात नहीं, एक को काट देते हैं। MS स्वामीनाथन जो हैं
ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं इंडिया में। इन्होंने हरित क्रांति लाने में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। उसमें नॉर्मन बोरलंग का भी नाम हमें जानना चाहिए। वो एक मैक्सिको बोर्न यूएस एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने पूरी दुनिया में हाइब्रिड सीड के को यूज़ करके जो है फसल को, खास करके गेहूं और चावल, इसको बढ़ाने में काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया था। नॉर्मन बोरलॉन्ग और स्वामीनाथन ने मिलकर पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एक तरह से गेहूं की जो है हरित क्रांति 1966-67 में लाई। उनका निधन अभी हाल में हुआ, इसीलिए हम लोग इनको याद कर रहे हैं। Which film has been chosen as India's nomination to Oscar 2024? ये हमेशा न्यूज बनता है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार का जो है वो इसमें से है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ये केरला में 2018 में भीषण बाढ़ आई थी और उसमें कैसे 4-5 लोगों ने अपनी जान की परवाह, और वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे सभी अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के 5 लोग थे। उन्होंने कैसे अपनी सभी आइडेंटिटी से ऊपर उठ के किस तरह से मानवता की सेवा की और लोगों के जान बचाई, उस पर ये जो है पिक्चर बेस्ड है। 2018 एवरीवन इज ए हीरो, और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने चुना है ऑस्कर 2024 के लिए फॉरेन लैंग्वेज के पिक्चर में अपना नॉमिनेशन। ये चलो शो जो है गुजराती फिल्म जो है, लास्ट शो इसका हिंदी में होता है, या अंतिम शो, इसको पिछले साल जो है इंडिया ने नॉमिनेट किया था। Which Indian academic institute tops the 2023 Times Higher Education World University Ranking? जो टाइम्स ये जो हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, बहुत प्रेस्टिजियस है और क्यूएस रैंकिंग के बाद सेकंड सबसे प्रेस्टिजियस है। उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को सबसे ऊपर इंडियन यूनिवर्सिटीज में रखा गया, और इसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा इस बार आए हैं पिछले बार की तुलना में। 108 फीट का आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, मैं पूछ रहा हूँ, और ये किया गया है खांडवा एमपी में। इसकी मैं इमेज देना चाहिए था मुझे, मैं भूल गया हूं देना। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड 2 मैरीटाइम सपोर्ट बेसेज इन इंडियन ओशन एक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना ने इंडिया को इंसर्कल करने के लिए एक तरह की जो पॉलिसी बनाई, इसको नेकलेस ऑफ पर्ल कहते हैं। वो श्रीलंका से लेके और मालदीव तक जो है अपने वो इतने सारे ह्यूज पैसे दे के उन्होंने अपनी बेसेस बना ली हैं और इंडिया को एक तरह से घेरता है। तो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो इंडियन एंड पैसिफिक में अपने बेसेस अपने बनाए। उसमें अभी हाल में 2 जो है इन्होंने अपना बेस मैरी टाइम मतलब कि समुद्र में बनाया है। एक ओमान में, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, DUGM पोर्ट इन ओमान, और एगिला आइलैंड साउथ ऑफ सेशेल्स में। तो ओमान और सेशेल्स में इंडिया ने अपना बेस बनाने का मतलब यह है कि हाँ, हम रिफ्यूलिंग कर सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे हमारे सैनिक जो हैं वहाँ उतर सकते हैं, वहाँ पे युद्ध पोत हमारी रुक सकती है। तो इससे हमें जो है सपोर्ट मिलता है, मतलब कि स्ट्रैटेजिक जो है हमें एडवांटेज मिलती है। रिसेंटली स्पेशल सेशन बुलाया गया था पार्लियामेंट का, हम लोग सबको पता है। उसमें वुमेन की रिजर्वेशन बिल को पास की गई, जो कि एक ऐतिहासिक थी। ऑफ कोर्स उसका जो अभी तुरंत इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, उसको लेकर के थोड़ी बहुत लोगों में नाराजगी हुई। तो वो मैं पूछ रहा हूं कि इसको लेके जो अभी ये हुआ सेशन, उसको लेके कितने सेशन अभी तक जो है स्पेशल सेशन हो चुके हैं पार्लियामेंट के, जब से इंडियन पार्लियामेंट बना है? और ये आंसर है 12 ऐसे जो है हो चुके हैं। विच इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंडक्ट एंड रिलीज द कास्ट सेंसस डेटा? तो कास्ट सेंसस डेटा जो है अभी बिहार ने जो है वो रिलीज किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना बन गई। अब आप पूछेंगे ये कास्ट सेंसस क्या है? यदि आप पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। ये है क्या कि इंडिया में कास्ट सेंसस लास्ट टाइम 1931 के सेंसस के साथ हुई थी, अंग्रेजों ने कराया था। उसके बाद से सेंसस तो होती है, लेकिन कास्ट सेंसस जारी नहीं किए जाते, ना होती है कि आप किस जाति के हो, किस जाति को नहीं पूछा जाता है। रिलीजन जरूर पूछा जाता है, उसकी डेटा। इसलिए इंडिया में कौन जाति के कितने लोग हैं ये ठीक से पता नहीं है। अब इसको उठाया क्यों गया? ये एक पॉलिटिकल टाइप ऑफ डिमांड हो गई, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो एंटी बीजेपी हैं, उनको फील हुआ कि बीजेपी पोलराइज करती है हिंदू के नाम पर, उनको वोट मिलता है। तो एक तरीके से उन्हें लगा कि यदि हम कास्ट सेंसस कराएंगे और अदर बैकवर्ड कास्ट जो है उनकी संख्या ज्यादा है, तो 27% से भी ज्यादा यदि रिजर्वेशन देंगे तो शायद ओबीसी हमें वोट देंगे। अब ये जो एक थॉट है, उसके चलते ये हुआ कि बिहार और बाद में और कुछ स्टेट जो हैं साउथ के भी, वो कास्ट सेंसस की बात करने लगे। बिहार ने इसको लीड लिया
बीजेपी इसमें पेशो पेश में है, क्योंकि बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उनको ओबीसी का सबसे ज्यादा वोट अभी इंडिया में मिलता है नेशनल इलेक्शन में खास करके। लेकिन उनको पता है कि कास्ट सेंसस जो है वो हिंदू में डिवीजन लाएगा, तो इसके चलते उनकी जो है बीजेपी की सिचुएशन कैच 22 की है। एक तरफ तो वो कास्ट सेंसस को सीधा नकार भी नहीं सकते क्योंकि ओबीसी नाराज ना हो जाए, और दूसरी तरफ जो है वो हिंदू वोट को एक रखना चाहते हैं। इसके चलते वो हैं पेशो पेश में, और विरोधी दल ये सोच रहे हैं कि ये हमारा तुरुप का पत्ता है यदि हम, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली हार्म जो है सोसाइटी का होता है, क्योंकि रिजर्वेशन एक लिमिट से यदि अधिक होगी तो वो भी अच्छा नहीं है। और यदि कास्ट क्रीड को हम ज़्यादा उभारेंगे, लोगों से पूछेंगे आपकी जाति क्या है, फिर बताएंगे, तो उससे समाज में जो एक प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी, धर्म जाति के नाम पे जो एक आइडेंटिटी उभारने की होती है, समाज में जो सोशल क्लीवेज बढ़ता है, खाई बढ़ती है, उससे समाज में डिसहार्मनी भी आती है। तो वो सब चीज़ों को देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल गेन के लिए जो है ये सब चीज़ें लाई जाती हैं, और उससे अल्टीमेटली जो है कंट्री का कितना नुकसान होता है ये तो इतिहास ही बताएगा। तो ये बिहार जो है, उन्होंने अभी क्या किया, अपनी कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आज जारी कर दी। इसके पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि हुजूर, कोर्ट को ये कहना था कि प्लीज रोकिए, बिहार को रोकिए कास्ट सेंसस के रिजल्ट को जारी करना, क्योंकि उन्होंने प्ली लिया कि सेंसस जो है कराना तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 7th शेड्यूल में जो तीनों लिस्ट बनी है उसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो कास्ट सेंसस तो सेंसस पूरी तरह नहीं है, ये तो इन्यूमरेशन है, एक तरह का सर्वे है कौन कितने जाति के हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट नहीं कर सकती है, मैं इस पर रोक नहीं लगा सकता। उसके बाद से जो है बिहार ने इसको जारी कर दिया। अब इस पे जो है जम करके पॉलिटिक्स होने वाली है, आप आगे देखेंगे। तो मेरे इस बता देने से एटलीस्ट आपको ये न्यूज समझ में आएगी कि कास्ट सेंसस का क्या मामला है। Which is the nodal ministry which introduced the latest bill on women reservation, Nari Shakti Vandan Adhiniyam, in the special session of the parliament? आपको पता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, मतलब कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, इस 12th जो स्पेशल सेशन हुआ पार्लियामेंट का सितंबर में, उसमें लाया गया, वो पास हो गई। अब वो बिल कानून बन जाएगा। ऑफ कोर्स उसमें एक 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 पेंच उसमें फंसी हुई है। उसमें यह कहा गया है कि जो अगली परिसीमन होगी, यहां मैं क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, डेलिमिटेशन मतलब जो एमपी के जो कंस्टिट्यूंसी के बाउंड्री को रीड्रॉ किया जाता है, पहले मान लो ऐसा था तो ऐसा किया जाएगा वो सेंसस के आधार पे, तो वो जो नेक्स्ट परिसीमन जब होगी तो उसके बाद ये लागू होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि नेक्स्ट परिसीमन जो है वो 2026 के बाद जो सेंसस होगी उसके आधार पे हो सकता है। इसका मतलब पहले 2026 के बाद 2031 में कोई सेंसस होगी, फिर 2031 के बाद डिलिमिटेशन होगा, और उसके बाद जो है ये लागू होगी। तो कई लोग कह रहे हैं ये तो 10 साल से भी ज़्यादा लगेगा। तो इस पर काफ़ी विवाद हुई। मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कौन नोडल मिनिस्ट्री है जिसने ये इंट्रोड्यूस किया बिल को पार्लियामेंट में? वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप सोच सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लेके आई होगी। By which statute the delimitation exercise redrawing the boundary of the various assembly and Lok Sabha constituency based on a recent census was postponed till 2026? मैंने अभी आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि 2026 के सेंसस के बाद ही जो डिलिमिटेशन होगा उस पर उससे पहले नहीं हो सकता है। मतलब ये लिखा हुआ है कि 2026 के पहले डिलिमिटेशन नहीं होगा। ये जो रोक लगाई गई है डिलिमिटेशन पे, वो किस स्टैट्यूट से लगाई गई है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए। ये 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में वाजपेयी जी थी, उसके थ्रू ये लाया गया कि 2026 से पहले परिसीमन नहीं होगा। अब ये डिलिमिटेशन पे एक बात और आपको पता होना चाहिए कि ये पॉपुलेशन के बेसिस पे है। अब लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में यदि केवल पॉपुलेशन के बेसिस पे हो तो सीट की संख्या 80 से बढ़ के 120 हो जाएगी, जबकि केरला में जहां पे कि पॉपुलेशन कंट्रोल पूरी अच्छी तरह किया गया है, वो उसकी सीट जस की तस 19 या 20 ही रह जाएगी। पूरे साउथ के स्टेट इससे एजिटेटेड है। उनका कहना है कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छे से किया तो क्या हमें सजा मिलेगी कि हमारी पॉलिटिकल जो है वो हैसियत घट जाएगी, क्योंकि हमारी सीट तो बढ़ेगी नहीं। और जो स्टेट जिन्होंने नेग्लेक्ट किया, जिन्होंने अपना पॉपुलेशन खूब बढ़ाया, क्या उनको अवार्ड मिलेगा? इसी टिकलिस इश्यू को देखते हुए
84वें संशोधन से इस परिसीमन को बंद कर दिया गया था कि ये रियली बहुत टिकलिस इशू है, क्योंकि इससे काफ़ी डिसकंटेंट उन स्टेट को, पर्टिकुलरली साउथ स्टेट को होने वाला है जिन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ अपने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर को लागू किया, तो उनको घाटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस बार जो परिसीमन होगी उस पर यह हंगामा जरूर मचेगा कि केवल पॉपुलेशन के बेसिस नहीं, और भी सोशल इंडिकेटर, इन सब के बेसिस पे जो है सीट की संख्या तय की जानी चाहिए। Who was the Sherpa of India in the G20 summit September 2023? ये जनाब काफ़ी फेमस भी हुए, ये वैसे भी बहुत फेमस है। इनका नाम है अमिताभ कांत। ये पहले जो है नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और अभी इनको शेरपा बनाया गया। आप कहेंगे शेरपा होता क्या है? शेरपा मतलब लीडर, जो G20 के जितने निगोसिएशन, जितने बैठकें होती हैं, उनको सबको कोऑर्डिनेट करने वाला जो चीफ निगोशिएटर इंडिया का था, वो हर कंट्री अपनी अपनी शेरपा तय करती है, तो ये इंडिया के शेरपा बनाए गए। और इनकी तारीफ इसलिए हुई कि G20 जो दिल्ली में हुई, उसकी जो जिसको बोलते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकलती है, वो बिना किसी विवाद के, बिना किसी काट कूट के, चाइना, रसिया, अमेरिका सबके सहयोग से वो निकली। तो ये बहुत बड़ी जो है इनकी सफलता मानी जाती है। C-295 अभी इंडक्ट हो गया एयरफोर्स में। इसका फोटो भी आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा छोटा फोटो है। मैं पूछ रहा हूँ ये है क्या? क्या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोंडर हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, या स्पाई अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है? ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, मतलब उसमें सामान ढोया जाता है, ये आप समझिए। सॉरी, ये हेलीकॉप्टर नहीं है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। हवाई जहाज है जिसमें ढेर सारा सामान जो है ढोया जाता है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। Which state is facing the crisis emerging from Nipah virus? तो आपको पता है ये केरला है, जहाँ पे कि वैसे तो अभी दिल्ली जो है डेंगू वायरस से जूझ रहा है, और ये तो पुराना न्यूज़ है लेकिन मैंने छोड़ दिया है। इस बच्चे को, जो अभी भी बच्चा ही कहलाएगा, प्रागनंदा, मुझे लगता है प्रागनंदा, ये अभी एशियन गेम में भी काफ़ी अभी तहलका मचाएंगे इंडियन चेस प्लेयर। तो इन्होंने जो है रियली हम लोग को प्राउड किया कि वर्ल्ड चेस कप फाइनल 2023 में पहुंच गए और मैग्नस कार्लसन को उन्होंने कड़ी टक्कर दी। वैसे वो हार गए, लेकिन ये सब प्लेयर के ऊपर आपकी नज़र होगी, इसमें से कई एशियाड में खेल रहे हैं। लेट अस सी क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये लंबा वीडियो है, लेकिन आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि एक महीने के सारे इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यदि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको एग्जाम वर्दी लगती है, तो मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। प्लीज़ लिखिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दो जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं ऑनलाइन, उसका फ़ायदा उठाइए। फर्स्ट है CUET PG 2024, जो अभी जस्ट शुरू हुआ है, अभी तो एक भी टेस्ट हुआ नहीं है, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। बोथ एट नॉमिनल कॉस्ट, और नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर सेट एंड SSB एंड RPSC एंड ऑल, वो तो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि कभी भी कोई ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई नुकसान किसी को ज्वाइन करने पे बाद में भी होता नहीं है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में, तो अपना इंटरेस्ट शो करें, रजिस्टर करें, नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर एंड ID के साथ paulsciencehelp@gmail.com। ये तो आपका ईमेल ID है, प्रेफर्ड ईमेल ID। और भी ईमेल ID है। वेबसाइट जो है आपका वेबसाइट जो है पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी की, ये है, वो भी काफ़ी थ्राइविंग है। इस पर काफ़ी सारे मटेरियल दिए गए हैं, वहाँ जाइए। ईमेल ये भी है, ड्यू पॉल साइंस हेल्प 2018 भी है, और अब तो पॉल साइंस हेल्प @paulscience-help.in भी जो है वेबसाइट है, ईमेल ID है। टेलीग्राम चैनल भी काफ़ी पॉपुलर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, और ट्विटर जो अब X कहलाती है, वहाँ भी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्लैश होते हैं। यदि आप इन सब पे जाते हैं तो आपको पॉल साइंस हेल्प चैनल में क्या चल रहा है वो आपको पता चलेगा। तो चलिए मिलेंगे, मे बी इस बार यदि मौका लगा तो शायद 15 दिन पे, नहीं तो 1 महीने पे तो डेफिनेटली करंट इवेंट के साथ। तब तक के लिए विदा।